ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज एक बार फिर से हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं फिर से आगे। फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का जो हमारा, उसमें हमसे कह रहा है राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। नीचे आपको कुछ कंपाउंड्स के फार्मूला दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन कंपाउंड्स का नाम क्या होगा। समझ में आई बात? चलिए, पहला कंपाउंड अगर हम देखें तो पहले कंपाउंड का फॉर्मूला Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो इस कंपाउंड का अगर हमसे नेम पूछ रहा है कि इसका नेम क्या होगा, तो देखिए Al2SO4 में फर्स्ट कंपोनेंट जो आपको दिख रहा है वो कौन है? एल्यूमिनियम है। और दूसरा कंपोनेंट जो आपको दिख रहा है वो आपको दिख रहा है ऐसी एक स्पीशीज़ SO4। ठीक है, SO4 ये जो स्पीशीज़ है ना, देखिए इसका नाम होता है सल्फेट। ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सल्फेट के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखिएगा, ये है सल्फेट। SO4 जब भी लिखा हो तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे? सल्फेट। और इसका नाम तो आप सबको मालूम ही है, क्या है? एल्यूमिनियम। तो ओवरऑल अगर हम पूछे कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला हमारे लिए क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि Al2SO4 का नाम जो है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, क्या? एल्यूमिनियम सल्फेट। यहाँ से इस कंपाउंड का आपके लिए नाम हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट ऑफ कंपाउंड का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखिए, अगर हम लोग इसी तरह सिमिलरली पूछे कि CaCl2 का नाम बताइए क्या होगा, तो इसमें आपको जो फर्स्ट कंपोनेंट दिख रहा है वो कौन है? कैल्शियम। और जो दूसरा कंपोनेंट दिख रहा है वो कौन है? क्लोरीन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CaCl2 में कैल्शियम एक है और क्लोरीन कितना है? 2। तो आप इसका सिंपल नेम ऐसे लिख सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे आपको डाई या फिर ऐसा लगा के कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये अपने आप में ऑलरेडी खुद ही मेंशन है कि आपका यहाँ पे कैल्शियम जो है वो +2 चार्ज फॉर्म करता है, Cl पे 1 पे माइनस होता है, तो ये 2 से ही जुड़ेगा। तो कैल्शियम क्लोराइड ये हो गया आपके लिए CaCl2 का नेम। अब इसी तरह से अगर हम लोग थर्ड वाले की बात करें कि ये K2SO4, इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पे भी देखिए अगेन आपको SO4 दिख रहा है, पोटेशियम है, तो इसका नाम आपके लिए क्या हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट। बात आ गई समझ में? फिर इसी तरह से देखिए यहाँ पर एक दिख रहा है हमें KNO3। अब SO4 स्पीशीज़ के बारे में तो आप समझ गए, ये जो NO3 स्पीशीज़ है, ठीक है, इस NO3 स्पीशीज़ का नाम आप याद रखेंगे, इसे हम लोग नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नाइट्रेट के नाम से। तो ये है हमारी नाइट्रेट और इसके आगे कौन है? के, यानी कि पोटेशियम। तो ओवरऑल जो इस कंपाउंड का अब नाम हो जाएगा हमारे लिए, वो क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का नाम हम लोग लिखेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ऐसे पोटेशियम और इसके बाद में नाइट्रेट। नाइट्रेट आप किसको कह रहे हैं? NO3 को। तो पोटेशियम नाइट्रेट नाम आपके लिए हो गया इसका। आगे अब देखिए यहाँ पे आपको एक और डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ नज़र आ रही होगी, जिस क्या चीज़? CO3। ये देखिए यहाँ पे CO3। इसकी अगर हम लोग बात करें तो देखिए SO4 को आप सल्फेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इस तरह से SO4 लिखा है तो इसे आप किस नाम से देख रहे थे? सल्फेट के नाम से। ठीक है, अगर आपको NO3 दिख जा रहा है तो आप इसे किस नाम से पुकार रहे हैं? नाइट्रेट के नाम से। NO3 को हम क्या बोल रहे हैं? नाइट्रेट बोल रहे हैं। इसी तरह से अगर हमें कहीं पे CO3 दिख जाए ना, तो CO3 को हम किस नाम से जानेंगे? कार्बोनेट के नाम से। इसे हम क्या कहते हैं? कार्बोनेट कहते हैं। तो अब याद रखिए, SO4 का मतलब सल्फेट, NO3 का मतलब नाइट्रेट और CO3 का मतलब क्या चीज़? कार्बोनेट। तो अगर हमें यहाँ से नाम लिखना हो CaCO3 का कि इसका नेम क्या होगा, तो CaCO3 का नाम आपके लिए यहाँ से हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम और उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा? कार्बोनेट। समझ में आई बात? कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे आपके लिए नाम हो गया CaCO3 का। बड़े आराम से आप सारे कंपाउंड्स के नाम इसी तरह से लिख लेंगे। अगर आपको कुछ कॉमन स्पीशीज़ के नेम, जैसे SO4 सल्फेट होता है कि NO3 नाइट्रेट होता है, CO3 कार्बोनेट होता है, ये सब याद हो तो बड़े आराम से आप नाम लिख लेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे अब हम लोग मूव करते हैं यहाँ से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि केमिकल फार्मूला जो होता है ये
डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, जो भी एलिमेंट्स होते हैं इनके सिंबल्स का एक ग्रुप होता है। एलिमेंट्स के सिंबल्स का क्या होता है, एक ग्रुप होता है। और ये एलिमेंट्स के सिंबल्स का जो ग्रुप होता है इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, केमिकल फार्मूला के नाम से जानते हैं। और ये केमिकल फार्मूला हमें किसको बताता है, किस बारे में, एक मॉलिक्यूल के कंपोजिशन के बारे में बताता है कि एक मॉलिक्यूल का कंपोजिशन कैसा है। जैसे अगर हम बात करें कि H2O, जैसे किसी पर्टिकुलर केमिकल फार्मूला की बात कर ले, H2O किसका केमिकल फार्मूला होता है, हमें मालूम है वाटर का। समझ में आ रही ना बात आपको। तो H2O केमिकल फार्मूला है हमारे लिए किसका, वाटर का। हम सभी जानते हैं बड़े अच्छे से कि जो है वाटर का केमिकल फार्मूला H2O जो उसके एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। वाटर के एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम इस तरह से और 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐसे इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आ गई बात। अब ये देखिए H2O क्या बता रहा है आपको कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। कुछ नहीं लिखा, मतलब एक लिखा है। और आप खुद भी क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। समझ में आ रही बात। तो ओवरऑल केमिकल फार्मूला का मतलब आप समझ ही गए होंगे। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन जो, ये एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं। तो केमिकल फार्मूला डिफरेंट या फिर सेम भी हो सकते हैं एलिमेंट्स के सिंबल्स का एक ग्रुप होता है जो मुझे किस बारे में बताता है, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के बारे में आइडिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है केमिकल फार्मूला इज़ द सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। जो बात मैंने आपको बताई, फॉर एग्जाम्पल द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ HCl। अब HCl का केमिकल फार्मूला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, जो आपको ये बता रहा है कि एक HCl में एक हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में और एक क्लोरीन प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका बड़े आराम से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना आज की क्लास का। अगला क्वेश्चन हमारा एकदम हलवा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लड्डू जिसको आप कह सकते हैं। यहाँ पर आपको बोल रहा है हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ, फर्स्ट क्या है आपसे, H2S मॉलिक्यूल एंड PO43 माइनस आयन। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि H2S मॉलिक्यूल और PO43 माइनस आयन्स में कितने कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एटॉमिसिटी से रिलेटेड है हमारे सामने ये क्वेश्चन। हमें बेसिकली एटॉमिसिटी यहाँ पे बतानी है, आइडेंटिफाई करनी, डिफाइन करनी कितनी होगी। पहले सबसे चलिए H2S की बात कर लेते हैं कि H2S मॉलिक्यूल में क्या होगा। तो देखिए H2S में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर कितना, 2। ठीक है, तो मतलब इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम्स हैं, क्योंकि ये जो नीचे नंबर लिखा होता है ये मुझे नंबर ऑफ एटम बताता है। सल्फ़र के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 होगा। और सल्फ़र के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 1 एटम है। तो हाउ मैनी एटम्स आपसे पूछ रहा है ना, तो H2S मॉलिक्यूल में टोटल देखिए कितने एटम्स प्रेजेंट है, 3 एटम्स। समझ में आ गई बात। तो ये आपका पहला आंसर हो गया कि H2S मॉलिक्यूल में टोटल 3 एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगला अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा PO4 माइनस 3 आयन। ठीक है, PO4 माइनस 3 की अगर देखिए आप यहाँ पे बात करें तो PO4 माइनस 3 है, यहाँ पे -3 तो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे फॉस्फेट आयन का, इसका PO43 माइनस, इसे हम फॉस्फेट आयन कहते हैं, इसका आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ तो देखिए कैसा होता है। P सेंटर एटम, उससे एक ऑक्सीजन ऐसे डबली बॉन्डेड होता है, फिर एक ऑक्सीजन ऐसे यहाँ पे O माइनस लेकर, एक ऑक्सीजन और O माइनस लेके, और एक ऑक्सीजन और O माइनस से यहाँ ऐसे जुड़ा होता है। तो ये देखिए आप ओवरऑल एक P है, एक फॉस्फोरस। ठीक है, तो फॉस्फोरस के कितने एटम हो गए, 1 हो गया यहाँ पे। और ऑक्सीजन आप कितने देख रहे हैं, 1 2 3 और 4। देखिए एक ये वाला, एक ये 3 और ये 4, तो टोटल 4 यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के एटम्स दिख रहे होंगे। तो ओवरऑल अब आप देखिए PO4 माइनस 3 आयन में अगर हम पूछें टोटल कितने एटम्स हैं, तो 1 + 4 कितना होता है, 5। तो यहाँ पे टोटल आपके 5 एटम्स प्रेजेंट हैं इन अ फॉस्फेट आयन। समझ में आ गई बात, क्लियरली है। सिंपली आप देखिए अगर कभी कोई आयन स्पीशीज़ आपके सामने आ जाए ना, तो आप क्या करिए, उसके चार्ज को कवर कर दीजिए। चार्ज से आपको कोई भी लेना देना नहीं। अगर मैं यहाँ से चार्ज हटा दूँ तो देखिए चार्ज हटाने पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखेगा, PO4। ठीक है, अब PO4 से आप बस नंबर ऑफ़ एटम्स की कैलकुलेशन कर लीजिए। चार्ज वगैरह से हमें कोई भी लेना देना नहीं होगा जब हम नंबर ऑफ़ एटम्स की कैलकुलेशन कर रहे होंगे।
ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एक और सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बढ़िया एकदम अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है H2, O2, Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H4, NH3, CH3, OH, ये सारे हमारे सामने मॉलिकुलर स्पीशीज़ हैं जिनके मुझे मॉलिकुलर मासेस वगैरह कैलकुलेट करके बताने हैं कितने होंगे। समझ में आ गई बात। देखिए ये बड़ा अब हमारे सामने एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक चीज़ तो आप ध्यान रखिएगा कि हमें मॉलिकुलर मास किस तरह से कैलकुलेट करना होता है, ये मैंने आपको सिखाया था वीडियोस लेक्चर, अगर आप लोगों ने सभी को अच्छे से देखा होगा। दूसरी बात, हमसे यहाँ पे ना मॉलिकुलर मास की बात कर रहा है, ना कि ग्राम मॉलिकुलर मास की। अगर ग्राम मॉलिकुलर मास की बात करता तो हम उसे किस में कैलकुलेट करते, ग्राम में। बट यहाँ पर हमसे सिर्फ मॉलिकुलर मास बोल रहा है तो हम इसे किस में कैलकुलेट करेंगे, AMU में। हमें जिसमें कैलकुलेट करना है वो क्या है, AMU है। समझ में आ गई ना बात। अब चलिए फर्स्ट मैं आपको अगर कैलकुलेट करके दिखा दूं एक का, तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे टफ़ वाला कोई एक जिसको भी आप सोचना चाहें, चलिए अमोनिया का, हालांकि सबसे टफ़ नहीं है बट मैं इसका कैलकुलेट करता हूँ। या चलिए मैं आपको CH3OH का बताता हूँ कैलकुलेट करके। CH3OH का मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे CH3OH का। तो देखिए CH3OH में क्लियरली हमारे सामने एक कार्बन है, देखिए 3 हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, मिला के 4 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं मान लूँ अपनी तरफ से कि CH3OH का मॉलिकुलर मास कितना है, x के बराबर है, तो x इज इक्वल्स टू कितना होगा, एक कार्बन यानी 1 इंटू, एक कार्बन है ना, तो 1 इंटू कार्बन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 AMU। तो यहाँ पे 12 लिख दिया क्योंकि एक कार्बन है तो 1 इंटू 12, प्लस लगाएंगे ऐसे। अब दूसरा कौन है, 3 और एक 4 हाइड्रोजन है, तो 4 इंटू हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो 4 इंटू 1, तो 4 हाइड्रोजन का भी हमने कंपाइल कर लिया। प्लस लगाएंगे, एक ऑक्सीजन है तो 1 इंटू, एक ही ऑक्सीजन था तो 1 इंटू एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, तो यहाँ पे लगा दिया 16। अब देखिए क्लियरली ये कितना है 12, ये कितना है 4 और ये कितना है 16, तो 12 प्लस 4 आपके सामने कितना होता है, 16 होता है, और 16 और 16 कितना होता है, 32 होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल CH3OH का जो एटॉमिक मास आपके सामने निकल के आया वो कितना है, 32, और यूनिट याद रखेंगे AMU, 32 AMU के बराबर है ये आपके सामने। अगर आपने गलती से यहाँ पे ग्राम लिख दिया तो वहीं पे आपका ये हो जाएगा गलत। समझ में आ गया, ग्राम नहीं लिखना है, ग्राम लिखते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे ग्राम एटॉमिक मास की नहीं बल्कि किसकी बात कर रहा है, एटॉमिक मास की, सिर्फ मॉलिकुलर मास की सिर्फ। तो इसे हम AMU में ही प्रेडिक्ट करेंगे। समझ में आ गई होगी बात आपको। चलिए एक और, अगर मैं कोई और यहाँ पे आपको किसी और का एक कैलकुलेट करके दिखा दूँ, जैसे चलिए मैं आपको NH3 यानी अमोनिया का कैलकुलेट करके बताता हूँ कि अमोनिया का कितना होगा हमारे लिए एटॉमिक मास। ठीक है, तो NH3 है हमारे सामने, इसमें एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो एक नाइट्रोजन मान लेते हैं अपनी तरफ से कि इस पूरे मॉलिक्यूल का, इसका पूरे का जो मॉलिकुलर मास है वो कितना है, x के बराबर। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 नाइट्रोजन यानी 1 इंटू एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, प्लस में 3 हाइड्रोजन तो 3 इंटू एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो 14 प्लस 3 कितना होता है, 17, तो 17 AMU। ये यहाँ से आ गया आपके सामने अमोनिया का एटॉमिक मास। बात आ रही समझ में, एकदम ध्यान से देखिए, आप हर एक चीज़ को समझिएगा बढ़िया से। ये क्या हो गया, अमोनिया का मॉलिकुलर मास। अब आप H2, O2, Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H4 और जो बाकी और तो कोई बच नहीं रहा, ये दो तो आपको मैंने ही बता दिए। इन जो बचे हुए हैं ना, इनके आप कैलकुलेट करके मॉलिकुलर मासेस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि इनके जो मॉलिकुलर मासेस वगैरह हैं वो क्या है। ठीक है, और आंसर सही है या नहीं सही है ये तो आपको मालूम ही, हम कैसे जज करते हैं। हाँ, आपके कमेंट को अगर हार्ड प्रोवाइड किया गया तो मतलब आपका आंसर सही है, अदरवाइज़ आपका आंसर जो है वो गलत है। समझ में आ गई बात। चलिए ये एक और अच्छा क्वेश्चन हमने देख लिया। अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहा है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ जिंक ऑक्साइड यानी ZNO, Na2O सोडियम ऑक्साइड, K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट। इन सब के हमें एटॉमिक मासेस वगैरह भी यहाँ पर दिए हुए हैं।
समझ में आई बात। ये एकदम सिंपली फिर से वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हम अभी जस्ट पिछला वाला करके आ रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट मास बस बोल के यहाँ पे ना आपको वो कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन वाला, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। फॉर्मूला यूनिट मास देखिए हम किसके लिए जल्दी प्रेडिक्ट करते हैं, सॉल्ट्स के लिए, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सॉल्ट्स वगैरह हो गए, इनके लिए हम जनरली उनके फार्मूला यूनिट मासेज ही लिखते हैं। तो यहाँ पे बस फार्मूला यूनिट मास बोला है तो क्या करेंगे, जैसे चलिए हम ZnO का कैलकुलेट करते हैं। तो ZnO का फार्मूला यूनिट मास क्या होगा, सबसे पहले इसमें किसका प्रेडिक्ट कर लेंगे, जिंक का। जिंक का प्रेडिक्ट करना है तो जिंक का देखिए आपको एटॉमिक मास यहाँ कितना गिवन है, 65 U के बराबर। तो मान लेते हैं अपनी तरफ से इसका फॉर्मूला यूनिट मास कितना है, x, जो कि है सबसे पहले जिंक के केस में लिखेंगे तो 1 इंटू एक जिंक है, जिंक का कितना 65 U। ये देखिए U का मतलब AMU ही है, मैंने बताया था ना AMU को हम लोग U भी लिख सकते हैं। एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का हमारे सामने कितना हो जाएगा, 1 इंटू में 16 दिया हुआ है आपको ऑक्सीजन का, ठीक है। 65 यहाँ से प्लस यहाँ से 16, तो ये आपके सामने कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे ये हो जाएगा 81 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख देंगे 81, ये हो गया आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आंसर 81 U AMU, या फिर आप U भी लिख सकते हैं इसे केवल, तो 81 U या फिर 81 AMU दोनों लिखेंगे, दोनों सही है क्योंकि AMU को U भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला यूनिट मास हो गया आपके लिए जिंक ऑक्साइड का, ये आंसर है। इसी तरह से सिमिलरली आप K2CO3 हो गया, Na2O हो गया, इनके लिए भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इनके आंसर्स भी आप नीचे वीडियो के कमेंट करके बताएंगे कि क्या होंगे। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अपना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमसे कह रहा है इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेस्ट 12 ग्राम, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है देखिए एकदम। पहले तो इस पर स्टार मार्क ऐसे हम कर लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या कह रहा है, इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेस्ट 12 ग्राम, व्हाट इज़ द मास इन ग्राम ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। क्वेश्चन वाला आपसे कह रहा है ना कि अगर कार्बन के 12 ग्राम का वह 1 मोल बनता है। कहने का मतलब ये है, समझिएगा कि 1 मोल जो है कार्बन का, उसका वेट कितना है, 12 ग्राम के बराबर है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कार्बन के एक एटम का वेट जो होगा वो ग्राम में कितना होगा, कितने ग्राम का कार्बन का एक एटम बनेगा, ठीक है। ये तो 1 मोल का बात है ना, समझ में आ गई बात। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एकदम सिंपल है इस क्वेश्चन को करना। मोल एनालिसिस मैंने आपको बताया था ना कैसे करना होगा। देखिए 1 मोल का वेट कितना है, 12 ग्राम, और आपसे पूछ किसका रहा है, एक एटम का पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसे एटम्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर लीजिए 1 मोल को। तो देखिए 1 मोल में आपको मालूम है कितने एटम्स होते हैं, मैंने बताया था 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर होते हैं। लेकिन कैलकुलेशन करते समय हम सिर्फ इसे 6 इंटू 10⁻23 लिख कर भी डिनोट करते हैं। तो मतलब 1 मोल का मतलब क्या है कि 6 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो मास है वो कितना है, 12 ग्राम के बराबर है। सही है ना। इसे हमने 1 मोल को किस में कन्वर्ट कर लिया, एटम्स के टर्म्स में। तो अब देखिए ये आपके लिए बन गया फिर से वही 5th क्लास वाला आपका क्वेश्चन कि अगर आपके सामने इतने एटम्स का वेट 12 ग्राम है तो बताइए एक एटम का वेट कितना होगा। तो जाहिर बात है 12 डिवाइड बाई इतना, समझ में आ गई ना बात। मतलब 12 को हम जब इस 6 पॉइंट इतने से डिवाइड लगा देंगे तो आपको एक एटम का मास पता चल जाएगा। अरे ये कुछ ऐसा ही है कि अगर आपके सामने 5 पेन जो है वो कितने के हैं, 10 रुपए के, तो बताइए एक पेन कितने का होगा, 10/5 रुपीज़ का ना, यानी 2 रुपीज़ का। तो ये प्रॉब्लम फिर से वैसी है कि अगर 6 इंटू 10⁻23 एटम्स का वेट कितना है, 12 ग्राम, तो बताइए कि एक एटम का कितना होगा। तो 12 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻23। तो अब देखिए अगर हम इसे यहाँ पे चलिए डिवाइड लगाएं तो एक एटम का वेट इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻23, और ये किस में आएगा, ग्राम में। समझ में आई बात। 6 से 12 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये देखिए 10⁻23 है, ऊपर जाएगा, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस का ही होगा क्योंकि एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो पॉजिटिव एक क्वांटिटी होती है। तो ये आपका जब ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। तो 1 एटम का वेट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू 10⁻23 ग्राम। समझ में आ गई ना बात। ये हो गया यहाँ से आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए। देखिए ये ना प्रॉब्लम एकदम सिंपल थी, इस प्रॉब्लम में आपको ये दिक्कत नहीं है ये समझना कि मतलब क्या करें कैसे करें।
बस अगर आप एक मोल को ना एटम्स में कन्वर्ट कर ले गए, दिमाग आपने इतना लगा लिया, तब आप इस प्रॉब्लम को कर लेंगे, अदरवाइज ये बहुत ही टफ प्रॉब्लम होगी आपके लिए। ठीक है, तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हमारे। पहले तो इसको भी आप मार्क कर लीजिए, ये भी एक झकास प्रॉब्लम है। इसमें आपसे क्या बोल रहा है, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम ऑफ सोडियम या फिर 100 ग्राम ऑफ आयरन। ठीक है, किस में ज़्यादा एटम्स होंगे। तो देखिए हमें करना ये होगा ना, सबसे पहले हम दोनों में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करते हैं कि कितने कितने एटम्स है दोनों में, फिर बता देंगे किस में ज़्यादा है। ठीक है, कैसे करेंगे, सब नंबर ऑफ एटम तक अगर मुझे पहुंचना है और वेट दिया हुआ है, तो देखिए हम सबसे पहले मोल निकालते हैं। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा, अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स वेट दिया हुआ है और वेट दे के नंबर ऑफ एटम्स पूछे, तो हम हमेशा जो है पहले सबसे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मोल कैलकुलेट करते हैं। देखिए रास्ता जो जाता है ना वो कुछ ऐसा, सबसे पहले अगर मास दिया हो तो मास को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मोल में, और फिर मोल्स को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स में। बात आई समझ में, मोल का कन्वर्जन। तो इस रास्ते से होके अब देखिए यहाँ पर हम जाएंगे, रास्ता याद है ना, मास से कहाँ जाएंगे, मोल पे, मोल से नंबर ऑफ एटम पे। चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोडियम के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na यानी सोडियम इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेट अपॉन में एटॉमिक वेट। वेट हमें सोडियम का कितना दिया है, 100 ग्राम, और एटॉमिक वेट सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। देखिए जब आप इसे यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे तो ये जो आपका जाएगा वो लगभग 3 पॉइंट समथिंग टाइम्स जाएगा। समझ में आ गई बात, ऐसा ही कुछ नंबर यहाँ पे आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे बोल देते हैं, या फिर 3 टाइम्स नहीं, देखिए यहाँ पे 24 जा तो 80 होता है, 3 4 जा 12 होता है, 4 टाइम्स समथिंग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं, 4 टाइम्स, 4 पॉइंट समथिंग टाइम से आपके सामने यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ एटम्स किसके आएंगे, सोडियम के। इसी तरह से देखिए अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये नंबर ऑफ मोल्स की बात है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर हम आयरन दिया है Fe, आयरन के कैलकुलेट करें तो इसका भी वेट हमें कितना दिया है, 100 ग्राम, और इसका एटॉमिक मास हमें गिवन है कितना होता है, 56U। तो ये 56 यहाँ पे अगर हम लिख देंगे तो ये देखिए 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पे जाने वाला है। समझ में आ गई बात आपको, क्योंकि 56 से 2 टाइम में भी जल्दी ये डिवाइड नहीं होगा, तो 1 पॉइंट समथिंग मोल जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए मोल तक तो मैं पहुँच गया। सोडियम के मेरे पास में कितने मोल हैं, सोडियम के यहाँ पर मेरे पास जो है वो 4 पॉइंट समथिंग मोल है, और आयरन की अगर हम बात करें Fe की, तो Fe के मेरे यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग मोल है। समझ में आ रही ना बात। यहाँ से देखिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम अगर मैं निकालूँ, अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, नंबर ऑफ एटम निकालना चाहता हूँ, मोल नहीं। तो एन एटम मतलब नंबर ऑफ एटम, किसके लिए सबसे पहले निकाल रहा हूँ, सोडियम के लिए। तो नंबर ऑफ एटम अगर आपको देखिए कभी मोल से निकालना हो तो आप बस क्या करिए, जो भी गिवन मोल है, हम 4 पॉइंट समथिंग दिया है, उसमें एवोगाद्रो नंबर यानी 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 6 4 जा कितना होगा, 24। तो 24 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻23 एटम्स आपके सामने आ गए किसके, सोडियम के। और अगर नंबर ऑफ आयरन के अगर आप एटम देखना चाहें तो आयरन के मोल्स कितने हैं, 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इंटू यहाँ पे 6 × 10⁻23 करेंगे तो ये लगभग इसी के बराबर आएगा, 6 × 10⁻23 के ही बराबर। तो आप देखिए सोडियम के 24 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻23 एटम है, आयरन के 6 × 10⁻23 एटम्स है। तो ज़्यादा किसके हैं, ऑब्वियस सी बात है सोडियम के ना। तो अब यहाँ से आपने खुद देख लिया इस न्यूमेरिकल के थ्रू कि 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम आयरन, भले ही दोनों का वेट बराबर है, लेकिन नंबर ऑफ एटम किस में ज़्यादा है, सोडियम में। 100 ग्राम सोडियम में 100 ग्राम आयरन से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है। समझ में आ गई ना बात। तो इस तरह से अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स देखिए आपकी बनती है। रास्ता याद रखना पहुँचने का वो क्या था, सबसे पहले मास से कहाँ पहुँचेंगे, मोल पे, और उसके बाद मोल से हम कहाँ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स पे। ये रास्ता अगर आपको याद है तो आपका काम आसान है, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल। समझ में आ गई बात। चलिए ये एक अच्छी प्रॉब्लम और हम लोग ने कर ली। नेक्स्ट प्रॉब्लम अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अगली जो हमारी प्रॉब्लम है देखिए वो भी एक बढ़िया प्रॉब्लम है। परसेंटेज कंपोजिशन हमसे पूछा गया इस प्रॉब्लम में, डिफरेंट एलिमेंट्स का स्टार मार्क कर लेते हैं इसे भी हम। आपसे कह रहा है कि एक सैंपल है ऑक्सीजन और बोरॉन का, जिसका वेट जो है वो 0.24 ग्राम है,
जिसमें आपका 0.096 ग्राम बोरॉन है और 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, ये आपको दे रखा है डेटा वगैरह कि कौन कितना है, इसमें इतना टोटल वेट है सैंपल का। तो आपसे कह रहा है कि इसमें जो परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट है डिफरेंट एलिमेंट का, कि मतलब कितने परसेंट बोरॉन है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है, ये कैलकुलेट करके बताइए। तो देखिए, ऐसी प्रॉब्लम जब भी कभी आपको देना तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको देखिए करना ये होगा, आप ना अगर किसी एक कंपोनेंट का परसेंटेज निकालना चाहते हैं, जैसे अगर आपको परसेंटेज ऑफ बोरॉन को 20 से दिखाते हैं, अगर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करिए, जिस एलिमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं उसका वेट ऊपर रखिए। तो बोरॉन का वेट यहाँ कितना है सैंपल में, 0.096 ग्राम के बराबर है। ठीक है, नीचे किसका वेट रखेंगे, टोटल जो कंपाउंड है उसका, तो पूरे कंपाउंड का वेट कितना है, 0.24 ग्राम के बराबर। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, 100 से, तो ये आपके सामने किसका परसेंटेज निकल के आएगा, बोरॉन का। बस याद कर रखिए, जिसका निकालना है उसका वेट ऊपर, नीचे क्या होगा, पूरे का वेट इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे। यहाँ से देखिए अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो ये 24 से आपका 96 जो है ये कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम्स में। ठीक है, ये डिवाइड हो गया, तो ऊपर आपके सामने 4 इंटू 10⁻³ क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, नीचे कितना है 10⁻⁻², तो ये ऊपर जाएगा, तो ये आपके सामने हो जाएगा -1 बचेगा, मतलब ये आपके सामने आएगा 0.4, और 0.4 को अगर आप 100 से डिवाइड लगा देंगे तो यहाँ पे आपके सामने बोरॉन का जो परसेंटेज आएगा ना निकल के इस वाली प्रॉब्लम से, वो देखिए आपके सामने कितना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और 40%, तो 0.4 इंटू 100 आपके सामने कितना आता है, 40 के बराबर। तो 40% इस सैंपल में क्या है, आपका बोरॉन है। समझ में आ गई बात, 40% हिस्सा किसका है, बोरॉन का। तो अब आप जाहिर बात है ऑक्सीजन का कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, टोटल 100% होता है, उसमें से 40% बोरॉन का हटा दीजिए तो बचा 60%, वो कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। आप इस चीज़ को फिर से इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बस ऊपर ऑक्सीजन का वेट रखिएगा, नीचे टोटल इंटू 100, और कैलकुलेट करके बताइएगा कि 60% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस चीज़ को। चलिए, ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग आज के यहाँ पे अपना, सॉरी लास्ट क्या, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो अभी अभी हम लोगों ने किया, आगे एक नहीं है क्वेश्चन। तो आज की क्लास अपनी यहीं पे हम ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स, ओवर करते हैं। और ये आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे वो हमने आज के चैप्टर में यहाँ पे आज के लेक्चर में अच्छे से सॉल्व कर लिए। अब आपसे जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी आराम से सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट जो इसमें कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने एनसीईआरटी के भी डाले हैं, बीच बीच में करवाए हैं आपको, सारे आपने देखा कितने अच्छे ईजी क्वेश्चंस थे। तो आप लोग अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे, जो भी आपको प्रॉपर दिया जा रहा है, सब कुछ होमवर्क वगैरह बोला जा रहा है करने के लिए, वो सब आप लोग करेंगे। अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। बाय।